न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ खास विषय पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अभी चुनाव का शोर है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। अभी कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव का सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। पहले झारखंड और फिर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश होगी। फिलहाल भाजपा और उसके साथी दलों के साथ ही विरोधी दल भी 2024 की चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। विपक्षियों की कोशिश एक साथ आकर भाजपा को पटखनी देने की है। वहीं भाजपा भी अपने तय कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की रणनीति को अमल में लाते हुए भाजपा और उसके सहयोगी दल फिर तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर इत्मीनान है। भाजपा ने पिछले चुनाव के नारे अब की बार 300 पार को पीछे छोड़ते हुए 2 कदम आगे बढ़कर नारा दे रही है और नारा है इस बार 400 पार। 400 पार होना न होना, भाजपा की तीसरी बार वापसी होना न होना, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीतिक पंडित यह मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा की राह तीसरी बार बहुत आसान होगी। विरोधियों के साथ ही भाजपा के इनसाइडर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति की राह में कांटे बिछाने को तत्पर होंगे। इसकी वानगी मिल भी रही है। तो मैं आज आपको बिहार और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवेंद्र के विश्लेषण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह भाजपा की राह बहुत आसान नहीं होगी। आपने रामायण का अध्ययन किया होगा या रामायण का अध्ययन नहीं भी किया है तो टेलीविज़न के माध्यम से आपने रामायण सीरियल अवश्य देखा होगा। तो रामायण का एक प्रकरण है, एक रामायणकालीन प्रसंग है कि जब राम रावण से पूछते हैं कि हे दशानन, आप तो परम ऐश्वर्यशाली, बलशाली, आधुनिक युद्ध सामग्री से लैस राजा थे, फिर हार क्यों गए? इस पर रावण कहता है कि मेरी हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि तेरा भाई तेरे साथ था जबकि मेरा भाई मेरे खिलाफ। इसी को कालांतर में राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं, बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़िए। केंद्र की सत्तासीन भाजपा अभी इसी दौर से गुजर रही है। पहले तो उसके मित्र दल एक एक कर साथ छोड़ते गए और रही सही कसर उनके इनसाइडर पूरी कर रहे हैं। वे इनसाइडर जो अब भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और आने वाले दिनों में खड़े होंगे। तो इससे पहले
कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा आग्रह यह कि देखने के बाद उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि मुझे बेहतर करने का मौका मिल सके। तो मैं आगे बढ़ता हूं। भाजपा को सबसे ज़्यादा रूठे टूटे मित्रों से कम, जबकि इनसाइडरों से खतरा ज़्यादा है। खासकर वे इनसाइडर जो 9 सालों में विभिन्न कूटनीतिक और रणनीतिक पदों पर विराजमान रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक। सतपाल मलिक सियासत के वे मोहरा हैं जो वजीरों को पीटते हुए राजा की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ पुलवामा राग ही छेड़ा है, आगे और सरगम बाकी है। अंबानी इंश्योरेंस फाइल तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन पुलवामा सीक्रेट को पूरी तरह राजा का सिंहासन हिला रहा है। पुलवामा वह शय है जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़ी है। राष्ट्रवाद का दम भरने वाली पार्टी के लिए इसकी काट निकालना मुश्किल होगा जब प्याज के छिलके की तरह इसकी परतें उभरने लगेंगी। शायद इसलिए इस मुद्दे पर भाजपा मंत्री संतरी और मीडिया सेल वाले खामोश पड़े हैं। सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का एक सीधा साधा बयान आया है, सत्ता में रहते क्यों नहीं जागी उनकी, यानी सतपाल मलिक की अंतरात्मा। भाजपा से अलग होते ही ये सारी बातें क्यों याद आने लगी। हालांकि यहाँ एक गौर करने वाली बात भी है, जैसा कि विश्लेषक ने इसको परखा है। वे कहते हैं कि गृह मंत्री का नपातुला बयान इसलिए आया है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि सतपाल मलिक अरे गहरे नेता नहीं हैं। बोफोर्स घोटाले की लड़ाई में वे वीपी सिंह के सारथी रह चुके हैं। वे पहले राज्यसभा सदस्य थे जिन्होंने बोफोर्स मुद्दे पर संसद से त्याग पत्र देकर वीपी सिंह के साथ हो लिए थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के भी खासम खास रहे। जब कांग्रेस को परास्त कर केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो वे संसदीय कार्य मंत्री बने। जब जनता दल का विभाजन हुआ तो वे चंद्रशेखर के खेमे में नजर आए। अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में कम से कम 5 राष्ट्रीय दलों के सिपाहीसलार रह चुके हैं। साथ में खाप पंचायतों और किसानों के भी नेता माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि भाजपा और केंद्र सरकार उन्हें सीधे सीधे छूने से डर रही है। दूसरी बात यह कि इनके साहस और पाक साफ राजनीतिक करियर के कारण ही विरोधी दल वाले इनके बयानों को धाए धाए लपकने लगे हैं। दिल्ली के सतपाल मलिक के आवास के पास से उनके समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दर्द होने लगता है और वे सतपाल मलिक के साथ खड़े नजर आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो श्री मलिक में देवत्व नजर आने लगता है। केजरीवाल का सोशल मीडिया पर बयान ट्रेंड करने लगता है, सतपाल मलिक जी आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है सर। वो कायर हैं, सीबीआई के पीछे छिपे हैं। बयान तो महाराष्ट्र और दक्षिण के नेताओं के भी आने लगे हैं। खामोशी अगर दिख रही है तो सत्ता के खेमे में दिख रही है। इस खामोशी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सतपाल मलिक स्ट्रेटेजिक पोस्ट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील स्टेट के मुखिया पद पर विराजमान रहे हैं। खासकर उस दौर में जब धारा 370 को विलोपित किया जा रहा था या किया गया। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के जो भी वैध आदेश निर्देश मिले होंगे उन्हें ही मिले होंगे जिनकी परतें अब खोलने लगी है। उस दौर कि उनके पास जितने बम बारूद होंगे, बेशक वे फटाके नहीं होंगे, बड़े विस्फोटक ही होंगे। तो श्री देवेंद्र जी का आकलन है कि सतपाल मलिक आखिरी इंसाइडर नहीं हैं जो भाजपा और केंद्र सरकार के सपनों में पलीता लगाएंगे, बल्कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आते जाएंगे इंसाइडर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि केंद्र के मेन टू मेन सोन के अलावा जो भी दमित पीड़ित आत्माएं होंगी एक एक कर बाहर आएंगी। तो बहरहाल इतना ही। मैं न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन की अगली कड़ी के साथ फिर कल हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।